तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। कीमत और मात्रा के निर्धारण में सरकार की भूमिका। We have studied in the previous lesson that the equilibrium price of a commodity is determined by the forces of demand and supply without any intervention of the government. But the price so determined may be so high that some consumers may not afford to buy the commodity at this price, or it may be so low that the producers may not be willing to sell their products at this price, or it may not even cover their cost of production of the commodity. In such a situation, government intervenes and fixes the price either below the equilibrium price or above the equilibrium price to save the interest of consumers or producers as the case may be. हम पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत का निर्धारण सरकार के बिना किसी हस्तक्षेप के मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, किंतु इस प्रकार निर्धारित कीमत इतनी ऊंची हो सकती है कि कुछ उपभोक्ता इस कीमत पर वस्तु को खरीदने में समर्थ नहीं हो, अथवा यह इतनी कम हो सकती है कि इस कीमत पर उत्पादक अपनी वस्तु को बेचने के इच्छुक नहीं हो, अथवा इससे वस्तु की उत्पादन लागत भी पूरी नहीं हो। ऐसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप करती है तथा उपभोक्ताओं अथवा उत्पादक को के हितों की रक्षा करने के लिए जैसा उपयुक्त हो वस्तु की कीमत को या तो संतुलन कीमत से कम या संतुलन कीमत से अधिक निश्चित करती है। कहने का मतलब देखिए, हम लोग आगे क्या पढ़े कि जो भी मार्केट में प्राइसेस है वो बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस का होता है, लेकिन अब मान लीजिए मार्केट में जो माल का दाम है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो खरीदार हैं वो माल खरीदेंगे नहीं। अब अगर उस माल का दाम बहुत कम होगा तो जो विक्रेता हैं वो माल बेचेंगे नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि जो माल बेच रहे हैं उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना पैसा उनको वो माल बनाने में लगा है वो भी ना निकले। तो ये सब सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए सरकार इंटरफेयर करती है और कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, सेलर्स इंटरेस्ट, ये सब को ध्यान रखते हुए सामान की दाम का निर्णय लेती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में सरकार की भूमिका। उत्पादन करना मतलब प्रोडक्शन करना, वितरण करना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, वस्तु मतलब गुड्स और सेवाओं मतलब सर्विसेज। As explained earlier, the equilibrium price of a commodity is determined by the free play of the forces of demand and supply of the commodity without any interventions of the government. जैसा कि पहले समझाया जा चुका है कि किसी वस्तु की संतुलन कीमत हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस का निर्धारण सरकार के किसी हस्तक्षेप के बिना, हस्तक्षेप करना मतलब इंटरवेंशन, इंटरफेयर के बिना मांग और आपूर्ति की शक्तियों के स्वतंत्र प्रभाव द्वारा होता है। बट समटाइम्स द प्राइस so determined is very high when there is a shortage of some commodity in the market. In such a situation, some consumers cannot afford to buy the commodity due to its high price. किंतु कभी कभी बाजार में किसी वस्तु की कमी होती है तो इस प्रकार निर्धारित कीमत बहुत ऊंची हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ खरीदार ऊंची कीमत होने के कारण वस्तु को खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। So, in order to protect the interest of consumers, the government has to fix the price of the commodity, which is generally lower than the equilibrium price. ऐसी स्थिति में कुछ उपभोक्ता ऊंची कीमत होने के कारण
जब वस्तु नहीं कर खरीद सकते। इसलिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार को वस्तु की कीमत निश्चित करनी पड़ती है जो प्राय संतुलन कीमत से कम होती है। अब देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। In the same way, when there is a bumper crop of fruit grain, the price of food grain is determined at a lower level. At this price, the farmers are unable to meet their cost of production even. So, the farmers are badly affected due to heavy fall in the price. In such cases, the government fixes the price of food grains, which is higher than the equilibrium price in order to protect the interest of producers, especially farmers. इसी प्रकार जब खाद्यान्नों की फसल बहुत अच्छी होती है तो खाद्यान्नों की कीमत नीचे स्तर पर निर्धारित होती है। इस कीमत पर किसानों को उनकी उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाती, इसलिए कीमतों में अधिक कमी होने के कारण किसानों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार खाद्यान्नों की कीमत निश्चित करती है जो कि संतुलन कीमत से अधिक होती है, जिससे उत्पादकों विशेष रूप से किसानों के हितों की रक्षा हो सके। So, sometimes the government does not allow free play of the forces of demand and supply for determination of price of some commodities in order to protect the interest of consumers or producers. Government can fix the price of the commodity either below the equilibrium price or above the equilibrium price. Such a price is called administered प्राइस, गवर्नमेंट डिटरमाइंड प्राइस। इसलिए कभी कभी उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार कुछ वस्तुओं की कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्रता भूमिका नहीं चलने देती। सरकार वस्तु की कीमत या तो संतुलन कीमत से कम या अधिक निश्चित कर सकती है। इस प्रकार की कीमत को निर्देशित कीमत, सरकार द्वारा निर्धारित कीमत कहते हैं। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है वो दो तरह से होगा। अगर मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत ज्यादा अगर प्राइस है तो कस्टमर उस माल को खरीद नहीं सकता। अगर मैं प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर दाम बहुत ज्यादा कम है तो प्रोड्यूसर या तो प्रोडक्शन नहीं करेगा या तो उस माल को बेचेगा नहीं, क्योंकि उसका लाभ नहीं होगा। तो इन स्थितियों में सरकार कस्टमर, उपभोक्ता और प्रोड्यूसर, उत्पादक दोनों को ध्यान रखते हुए माल को दाम को निर्धारित करती है। तो चलिए देखते हैं, इसको ऐसे हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइस, गवर्नमेंट डिटरमाइंड प्राइस। सरकार जो दाम रखती है उसको गवर्नमेंट डिटरमाइंड प्राइस हम लोग कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मे बी इन द फॉर्म ऑफ, निर्देशित कीमत निम्न रूप में हो सकती है। फर्स्ट, कंट्रोल प्राइस, नियंत्रित कीमत। सपोर्ट प्राइस, समर्थन कीमत। टोकन प्राइस, सांकेतिक कीमत। डुअल प्राइस, दोहरी कीमत। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल प्राइस के बारे में। कंट्रोल को हिंदी में नियंत्रित और प्राइस कीमत। नियंत्रित कीमत, कंट्रोल प्राइस। In order to protect the interest of consumers, government fixes the maximum price of the commodity. This maximum price is generally lower than the equilibrium price. This is called control price or ceiling price. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार वस्तु की अधिकतम कीमत निश्चित करती है। यह अधिकतम कीमत प्राय संतुलन कीमत से कम होती है। इसे नियंत्रित कीमत अथवा उच्चतम कीमत कहते हैं। उच्चतम कीमत मतलब सीलिंग प्राइस, नियंत्रित कीमत मतलब कंट्रोल प्राइस। कहने का मतलब कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रोडक्ट का एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये बता देती है कि इससे ज्यादा पैसा तो आपको इसके लिए नहीं देना होगा। अब ये जो पैसा हम लोग कितना मैक्सिमम डालेंगे ये इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। This price is fixed by the government because poor people cannot afford to buy the commodity at equilibrium price. सरकार द्वारा यह कीमत इसलिए निश्चित की जाती है क्योंकि गरीब लोग संतुलन कीमत पर वस्तु को खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। कहने का मतलब अगर किसी माल का दाम संतुलन कीमत यानी
इस हिसाब से है जिसमें सब लोग खरीदें। तो देखिए, सबके पास एक जैसा पैसा तो है नहीं, एक जैसी सुविधाएं तो है नहीं, इसलिए सरकार जो कीमत डालती है वो ऐसे हो कि गरीब लोग भी उस वस्तु या उस माल का उपयोग कर सकें। This situation arises when the production of a commodity is less than its demand. ये स्थिति तब पैदा होती है जब किसी वस्तु की उत्पादन उसकी मांग से कम होती है। आप आगे की वीडियोस अगर देखें तो वहां पे आप पढ़े होंगे कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होता है कि प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है। As the price of the commodity fixed by the government is less than the equilibrium price, it may create excess demand of the commodity, which means the buyers are willing to buy more than what the sellers are willing to sell. क्योंकि सरकार द्वारा निश्चित कीमत संतुलन कीमत से कम होती है, इससे वस्तु की आधिक्य मांग उत्पन्न हो जाती है, जिसका अर्थ है कि खरीदार उससे अधिक खरीदने को तत्पर होता है जितना विक्रेता बेचने के इच्छुक होता है। कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का दाम कम है तो सेलर क्या चाहेगा कि वो अभी उसे ना बेचे, वो तब उस प्रोडक्ट को बेचे जब उसका दाम ज्यादा हो और वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो सरकार द्वारा निर्धारित है, इसलिए कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे कस्टमर डिमांड ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू सेलर्स सेलिंग डिजायर। In India, government has a control price or ceiling price of the commodities which is considered essential for the masses. For example, some goods such as wheat, rice, sugar, kerosene oil, etc. have a control price. Due to excess demand for the commodity at ceiling price, government resorts to rationing. Rationing means fixing of quota per head per unit of time. Due to excess demand of the commodity at ceiling price, the problem of black marketing may also arise. Black marketing is a situation in which the seller illegally charges the price of the commodity which is much higher than the control price. The problem of black marketing can be solved through dual price policy, which will be discussed in the later part of this lesson. भारत में सरकार नियंत्रण कीमत अथवा उच्चतम कीमत उन वस्तुओं के लिए निर्धारित करती है जिन्हें वह आम जनता के लिए अनिवार्य समझती है। उदाहरण के लिए कुछ वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि की नियंत्रण कीमतें उच्चतम कीमत पर वस्तु की अत्यधिक मांग होने के कारण सरकार राशनिंग प्रणाली अपनाती है। राशनिंग से अभिप्राय प्रति व्यक्ति प्रति इकाई समय में कोटा नियत करने से है। उच्चतम कीमत पर वस्तु की अधिकाय मांग होने के कारण काला बाजारी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। काला बाजारी मतलब ब्लैक मार्केटिंग। काला बाजारी वह स्थिति है जिसमें विक्रेता गैर कानूनी तौर पर वस्तु की ऐसी कीमत वसूल करता है जो नियंत्रित कीमत से बहुत अधिक होती है। काला बाजारी की समस्या को दोहरी कीमत नीति द्वारा हल किया जा सकता है, जिसकी व्याख्या इस पाठ के अंतिम भाग में की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि सरकार प्राइस को कंट्रोल करती है वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि जनरल यूज में आते हैं उनकी। साथ ही साथ जब किसी चीज का दाम निर्धारित होता है और अगर उसका मांग ज्यादा हो तो ब्लैक मार्केटिंग का सिचुएशन आ जाता है, जिसमें जो सेलर है वो ज्यादा पैसा लेके माल को बेचता है। तो चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं सपोर्ट प्राइस के बारे में, जिसको समर्थन कीमत कहते हैं। Sometimes in order to protect the interest of the producers, especially farmers, government fixes the minimum price of the commodity which has to be paid to the producers. कभी कभी उत्पादकों, मुख्य रूप से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार वस्तु की न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है जिसका भुगतान उत्पादकों को करना होता है। The price is generally higher than the equilibrium price.
This problem arises when the producers do not cover even their cost of production at equilibrium price. यह कीमत प्राय संतुलन कीमत से अधिक होती है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि उत्पादकों को संतुलन कीमत पर उनकी पूरी उत्पादन लागत भी नहीं मिलती। मतलब जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं आ रहा हो, तब आपको सरकार एक अनुमति देती है कि आप कम से कम इतने पैसे में चीजों को बेचें जिससे कुछ लाभ आपका जरूर हो। दिस प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट is to safeguard the interest of producer and is called support price. सरकार द्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए निश्चित की गई यह कीमत समर्थन कीमत कहलाती है। It may create the situation of excess supply of the commodity. इससे वस्तु की पूर्ति अधिकाय की समस्या उत्पन्न हो सकती है। It means the seller willing to sell more than what the buyers are willing to buy. इसका तात्पर्य यह है कि क्रेता जितनी वस्तु खरीदना चाहते हैं, विक्रेता उससे अधिक वस्तु बेचना चाहते हैं। In India, low price of food grains such as wheat, rice, etc. adversely affect the farmers. भारत में खाद्यान्न जैसे गेहूं और चावल आदि की नीची कीमत का किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। They may lose their interest in producing food grains. उनकी खाद्यान्न उत्पादन में रुचि समाप्त हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए आप व्हीट बना रहे हो या राइस बना रहे हो, अब इसका प्राइस कम है, आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आप वो चीज का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा हो। This may result in acute shortage of fruit grain. इससे खाद्यान्न की बहुत अधिक कमी हो सकती है। Therefore, the system of support price is usually followed in case of agricultural product. The system of support price assures the farmers that they will be able to sell their products at least at this price. इसलिए कृषि उत्पादों के लिए समर्थन कीमत की व्यवस्था अपनाई जाती है। समर्थन कीमत की यह व्यवस्था किसानों के लिए यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने उत्पादों को कम से कम इस कीमत पर बेच सकें। In case of excess supply of the commodity at support price, government is ready to purchase any quantity of the commodity to make buffer stock of the commodity. समर्थन कीमत पर वस्तु की पूर्ति आधिक्य की स्थिति में सरकार वस्तु की कितनी भी मात्रा वस्तु का बफर स्टॉक करने के लिए खरीदने के लिए तैयार रहती है। तो सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होगा? ये प्राइस प्रोड्यूसर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है सरकार द्वारा। सरकार कहती है आप उत्पाद करो, कम से कम इस दाम पर आप सामान बेच सकोगे, एक मिनिमम प्राइस होता है। अब मान लीजिए अगर वो दाम नहीं मिल रहा हो तो सरकार प्रोड्यूसर से पैसे देके सामान लेकर उसको बफर स्टॉक करती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टोकन प्राइस के बारे में। टोकन प्राइस को हिंदी में सांकेतिक राशि कहते हैं, सांकेतिक कीमत। There are some goods and services which are considered necessary for the existence of life. Example, medical services, health services and education services. कुछ वस्तुओं और सेवाओं ऐसी होती हैं जिन्हें जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य समझा जाता है, जैसे चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं आदि। Poor people are unable to make use of these services at prevailing market price. जो लोग गरीब होते हैं प्रचलित बाजार कीमत पर इन सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं। Therefore, government and some private charitable institutions provide these necessary services at a price which is much below even their per unit cost of production. इसलिए सरकार और कुछ निजी धर्मार्थ संस्थाएं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन सेवाओं को ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराती हैं जो इनकी प्रति इकाई उत्पादन लागत से भी बहुत कम होती है। Such a price is called token price for these goods and services. The tuition fees charged in a government school is much below the cost incurred per student by the government. यह कीमत इन वस्तुओं और सेवाओं की
सांकेतिक कीमत कहलाती है। सरकारी स्कूलों में ली जाने वाली ट्यूशन फीस सरकार द्वारा प्रति विद्यार्थी लागत खर्च से बहुत कम होती है। तो टोकन प्राइस का मतलब क्या हुआ? ये वो प्राइस है जो गरीबों के लिए होता है। यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उससे कम प्राइस में चीजों को दिया जाता है। टोकन प्राइस इज चार्ज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वेस्टफुल यूज ऑफ दीज सर्विसेज। Otherwise, these services can be made available free of cost also. If these services are provided free, some people may try to stay in hospital for a longer period in order to get free shelter and free food. सांकेतिक कीमत इन सेवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए वसूली जाती है, अन्यथा इन वस्तुओं को निःशुल्क फ्री भी उपलब्ध कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि इन सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए तो कुछ लोग निःशुल्क आवास और भोजन प्राप्त करने के लिए अस्पतालों में अधिक समय तक ठहरने का प्रयत्न करेंगे। कहने का मतलब, सरकार अगर चाहे तो सरकारी अस्पताल को फ्री कर सकती है, लेकिन उससे क्या होगा कि बहुत लोग जाएंगे हॉस्पिटल में और बोलेंगे कि मैं बीमार हूं, मुझे आप दाखिला दीजिए। अब उनको रहने के लिए घर भी मिल जाएगा अस्पताल के रूप में, और सरकारी है तो खाना भी मिल जाएगा। इसलिए ये सब रोका जाए तो एक लिमिटेड जितना कॉस्ट है उससे कम प्राइस लिया जाता है, ताकि वही लोग इसका इस्तेमाल करें जिनको इसकी जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट, डुअल प्राइस। डुअल प्राइस का मतलब होता है दोहरी कीमत। As explained earlier in this lesson, that price control may lead to the shortage of the commodity because sellers are not willing to supply adequate quantity of the commodity at the price fixed by the government, as the price is lower than the equilibrium price. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कीमत नियंत्रण के कारण वस्तु की कमी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि विक्रेता सरकार द्वारा नियंत्रित कीमत पर वस्तु की काफी मात्रा की पूर्ति करने में इच्छुक नहीं होते, क्योंकि यह कीमत संतुलन कीमत से कम होती है। This may also lead to black marketing of the commodity. इससे वस्तु की काला बाजारी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। To avoid this situation, government adopts dual price policy. Under this policy, a part of the production of the good is sold at control price through fair price shops, and the remaining part is sold at prevailing market price, which is determined by the forces of demand and supply. इस स्थिति से बचने के लिए सरकार दोहरी कीमत नीति अपनाती है। इस नीति के अंतर्गत वस्तु की कुल उत्पादन का एक भाग नियंत्रित कीमत पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है और शेष भाग प्रचलित बाजार कीमत पर बेचा जाता है, जिसका निर्धारण मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। तो कहने का मतलब देखिए, सरकार जो प्राइस देती है प्रोडक्ट का वो बहुत कम है। कम होने से जो प्रोड्यूसर है उनका नुकसान हो रहा है, सेलर से उनका नुकसान हो रहा है, इसलिए बहुत लोग इसको अच्छा नहीं मानेंगे अगर वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो सरकार डुअल प्राइस मेथड लाता है, जिसके अंतरिक्त कुछ सामान सरकारी संस्थाओं, सरकारी दुकानों में कम पैसे में लोगों को दी जाएंगी, और कुछ सामान बाजार में मार्केट प्राइस, जो बाजार की कीमत होती है, जिसको हम लोग डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति के हिसाब से निकालते हैं, उसमें बेची जाएगी। At this market price, any quantity of the commodity can be bought. For example, government sells wheat, rice and sugar to BPL below poverty line card holder at control price through fair price shops, and the producers are also allowed to sell their remaining production at equilibrium price in the open market. इस कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा खरीदी जा सकती है। उदाहरण के लिए BPL गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड वाले व्यक्तियों को सरकार उचित दर दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल और चीनी नियंत्रित कीमत पर बेचती है, और उत्पादकों को उत्पादन के शेष भाग खुले बाजार में संतुलन कीमत पर बेचने की अनुमति देती है। अगर आप कभी किसी सरकारी दुकान में गए हैं जहां पे अनाज मिलता है, तो आपके पास राशन कार्ड होता है, BPL कार्ड होता है। वो कार्ड में एक अनुमानित है, अगर 4 लोग हैं उस कार्ड पे, 4 जन का कार्ड है, तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ही मिलेगा। आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते सरकारी दुकानों से। तो अब आपका
दो तरह का दुकान हो गया, एक सरकारी जहां पर उन लोगों को सामान मिल रहा है जो गरीब हैं, दूसरा एक खुला बाजार जहां पे कोई भी आके कितनी भी मात्रा में सामान ले सकता है। सरकारी जगह पर आप एक लिमिटेड प्रोडक्ट ही खरीद सकते हो, लेकिन खुले बाजार में आपको जितना चाहिए उतना माल आपको मिलेगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन मार्केट प्राइस। बाजार कीमत पर करों और आर्थिक सहायता का प्रभाव। कर मतलब टैक्स, आर्थिक सहायता होता है सब्सिडीज। सब्सिडीज में क्या होता है कि हम लोगों को जितना कॉस्ट है उससे काफी सस्ते में माल देते हैं। Government imposes various types of taxes on production and sales of commodities and also on the imports of raw material etc. in the forms of excise duty, sales tax and import duty respectively. These taxes are paid to the government by producers, sellers and importer of these commodities. The producers, sellers and importers of these commodities recover them from the buyers of these commodities. So, these taxes increases the market price of the commodities. If the government increases the rate of these taxes, the market price of the commodities will also increase. सरकार वस्तुओं के उत्पादन तथा उनकी बिक्री तथा कच्चे माल आदि के आयात पर विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, जो क्रमशः उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और आयात शुल्क के रूप में होते हैं। ये करें सरकार को उत्पादकों, विक्रेताओं तथा इन वस्तुओं के आयात करने वालों द्वारा भुगतान किए जाते हैं। इन वस्तुओं के उत्पादक, विक्रेता और आयात करने वाले उन्हें इन वस्तुओं के क्रेताओं से वसूल कर लेते हैं। इसलिए ये कर इन वस्तुओं की बाजार कीमत में वृद्धि करते हैं। यदि सरकार इन करों की दर बढ़ा देती है तो इन वस्तुओं की बाजार कीमत भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब टैक्स। टैक्स क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को जो हम लोग खरीदते हैं तो उसके ऊपर काफी सारा टैक्स लगा हुआ रहता है। ये टैक्स सरकार की कमाई है। अब ये जो टैक्स है सरकार किससे लेती है? प्रोड्यूसर से लेती है, सेलर से लेती है, इंपोर्टर्स से लेती है। ठीक है, अब ये जो प्रोड्यूसर, सेलर्स, इंपोर्टर्स हैं, ये टैक्स किससे लेते हैं? कंज्यूमर से लेते हैं। जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है वो फाइनली टैक्स पे करता है। अब समझिए, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है मोबाइल, वो 100 रुपया का है, उस पर 20% टैक्स है, तो आप उसका कुल चुकाओगे 100 रुपया प्लस 20 रुपया, 120 रुपया। अब सरकार बोलती है कि ये टैक्स 20% से 30% हो गई, तो अब आप चुकाओगे 120 की जगह 130। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कस्टमर ही पे करता है। कस्टमर कौन? जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसका उपभोग या उपयोग कर रहा है। On the other hand, government gives subsidy to the producers to sell some goods at lower price in order to make the commodity available to common men at a reasonable price. Thus, an increase in subsidy leads to decrease in market price of the commodity. For example, government gives subsidies on kerosene oil, cooking gas, etc. दूसरी ओर वस्तुओं को आम आदमियों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कुछ वस्तुओं के उत्पादकों को आर्थिक सहायता भी देती है। इसलिए आर्थिक सहायता में वृद्धि करने से वस्तु की बाजार कीमत में कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए सरकार मिट्टी का तेल, खाना पकाने का गैस आदि पर आर्थिक सहायता देती है। तो कहने का मतलब टैक्स लगने पे दाम बढ़ता है, सब्सिडी मिलने से दाम घटता है। टैक्स का पैसा कस्टमर देता है, सब्सिडी का पैसा सरकार देती है। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, SAVIPRA। Poor people cannot afford to buy even the essential commodities at their market price. To help these people, one of the methods adopted in India is public distribution system. Under this system, essential commodities like wheat, rice, sugar, etc. are made available to the common man at a cheaper rate through fair price shops called ration shops. These commodities are sold through an identification paper called ration card. Following are the essential elements of public distribution system in India, PDS system. PDS stands for Public Distribution System. गरीब लोग अनिवार्य वस्तुओं को भी
उनकी बाजार कीमत पर खरीदने में समर्थन नहीं है। मतलब गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि मार्केट प्राइस पे उन प्रोडक्ट्स को भी खरीद सके जो उनके जीने के लिए आवश्यक है। ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए भारत में अपनाई जाने वाली विधियों में से एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इस पद्धति के अंतर्गत अनिवार्य वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि को राशन की दुकान के नाम से लोकप्रिय उचित दर दुकानों के माध्यम से आम आदमियों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इन वस्तुओं को राशन कार्ड नामक पहचान पत्र द्वारा बेचा जाता है और इसके लिए हम लोगों को राशन की दुकान में उस राशन कार्ड को लेकर जाना पड़ता है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित हैं। तो वो क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला सब्सिडी। सब्सिडी को हिंदी में कहते हैं आर्थिक सहायता। Government gives subsidies on the commodities sold through public distribution system. Therefore, the price of the commodities sold under this system are relatively lower. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं पर सरकार आर्थिक सहायता देती है, इसलिए इस प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत अपेक्षाकृत कम होती है। तो सब्सिडी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका मार्केट प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। अब इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए 70 रुपया है। सब्सिडी प्राइस मान लीजिए 60 रुपया है या 80 रुपया है। तो क्या होगा, मार्केट प्राइस से हमेशा सब्सिडी प्राइस कम रहेगा। बहुत बार ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम रहता है। अब मान लीजिए अगर ये प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इसका प्राइस कम है, तो मान लीजिए इस केस में 10 रुपया कम है, आप देख सकते हैं, तो ये पैसा सरकार देगी। अब ये पैसा सरकार कहाँ से देती है? जो पैसा सरकार हम लोग से टैक्स के रूप में लेती है, वही पैसा वो यहाँ पे लोगों को देती है। नेक्स्ट, फिक्स्ड क्वांटिटी राशनिंग। निश्चित मात्रा राशनिंग। गवर्नमेंट फिक्सेस द क्वांटिटी कोटा per head per unit of time on the basis of minimum requirement of a person. Every household is issued a ration card mentioning the number of persons in the family. Every household can buy the fixed quantity of the commodity according to the number of persons in the family from the fair price shops, also known as ration shop. सरकार एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार प्रति समय प्रति व्यक्ति की मात्रा निश्चित कर देती है। प्रत्येक परिवार को परिवार में सदस्यों की संख्या का उल्लेख करते हुए एक राशन कार्ड दे दिया जाता है। प्रत्येक परिवार अपने परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार उचित दर दुकान से वस्तु की निश्चित मात्रा खरीद सकता है। अब कहने का मतलब, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप राशन की दुकान में जाते हैं तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कमोडिटी फिक्स्ड है, उतना ही मिलेगा। अगर आप जाके बोलोगे कि मुझे आप 50 किलो चावल दे दीजिए, तो राशन शॉप से आपको उतना नहीं मिलेगा। फेयर प्राइस शॉप्स FPS, उचित दर दुकान। गवर्नमेंट सेल्स दीज कमोडिटीज थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स प्रॉपरली नोन एज राशन शॉप्स। These shops are opened in all part of the country. The government supplies these commodities to the owner of these shops according to the number of ration cards registered with each shop. The owners of these shops are paid a commission on their total sales. सरकार राशन की दुकान के नाम से लोकप्रिय उचित दर दुकानों के माध्यम से इन वस्तुओं को बेचती है। ये दुकानें देश के सभी भागों में खोली जाती हैं। सरकार ये वस्तुएं इन दुकानों के मालिकों को प्रत्येक दुकान पर पंजीकृत राशन कार्डों की संख्या के अनुसार उपलब्ध कराती है। इन दुकानों के मालिकों को उनकी कुल बिक्री पर कमीशन का भुगतान किया जाता है।